नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखी की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 38 और ये पाठ 38 का तीसरा भाग है, जिसमें आज हम पुरुष कुंडली के तीसरे भाग को लेकर आए हैं। तो पाठ 38 की ये तीसरी क्लास रहेगी। तो यहाँ पर आज जो पार्ट 1 पार्ट 2 से रह गया है वो पार्ट 3 में आज कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मेरे पास आए कि अभी ससुराल पक्ष के बारे में जानना है, या आपको जो जानना है वह जानना है किसी ऐसे विषय के बारे में जो पत्नी से संबंधित है, पत्नी के जो शारीरिक कष्ट का हो सकता है प्रश्न, उसके स्वरूप का प्रश्न हो सकता है। और ससुराल के बारे में, विशेषकर ससुराल के बारे में मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि जो अपनी ससुराल के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं। तो कैसे हम जान पाएंगे? यहां पर मैंने एक धनु लग्न की कुंडली ली है। आज मैं आपको एक विशेष सूत्र देता हूं कि कारक, जो कुंडली में कारक दो प्रकार के हो गए। एक कारक वह हो गए जो सदैव उस किसी वस्तु से, किसी कार्य से संबंधित है। जैसे हम सूर्य को देखें तो कहेंगे सूर्य किसके कारक हैं? सूर्य राज्य के कारक हैं, सूर्य सरकार के कारक हैं। उसी प्रकार से कहेंगे शुक्र किसके कारक हैं? तो शुक्र सुख के कारक हैं। शुक्र पत्नी भाव, जो सप्तम भाव है, उसके कारक हैं। ये बृहस्पति, कन्या की कुंडली में बृहस्पति कारक हैं। तो इसी प्रकार से एक कारक होते हैं कि जो लग्न है, लग्न से पंचम और नवम भाव, लग्न पंचम नवम जो त्रिकोण है, त्रिकोण भाव के जो अधिपति हैं वह उस कुंडली के कारक होते हैं। विशेष फल देने में उनको देखा जाता है। यही, जैसे कि यहां पर हमने धनु लग्न की कुंडली ली है तो यहां पर जो बृहस्पति हैं लग्नेश हो जाते हैं, और मंगल यहां पर कौन हो जाते हैं? त्रिकोण भाव में पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो कि कारक होते हैं। और वहीं जो सूर्य हैं वह नवम भाव के अधिपति होकर वह भी कारक हो जाते हैं धनु लग्न की कुंडली में। अब देखिए, हम चलते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण सूत्र, वह सूत्र जो कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। यदि कोई अशुभ ग्रह, जैसे मैंने यहां पर अशुभ ग्रह लिया मंगल को, अपनी नीच राशि में हो, अपने शत्रु की राशि में हो, दूसरे 7वें और 8वें में हो, अगर ये पुरुष की कुंडली में योग है, देखिए दूसरे, अब दूसरे में यहां ले लेता हूं, दूसरे 7वें 8वें, यहां पर मैंने तीनों में मंगल को लिया है। इन स्थानों पर यदि होता है तो यह इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी भाव को, अपनी पत्नी को पीड़ित कर रहा है। वो उसको मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट देने का प्रयास कर रहा है। अगर उसमें बल बहुत ज्यादा अधिक है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उन स्थितियों में वहां पर उस व्यक्ति की जो पत्नी है वो शारीरिक कष्ट को प्राप्त करेगी। और अगर यहां पर वह जो स्थिति है शुभ ग्रह देख रहे हैं तो स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है तो उसको देखते हुए थोड़ा बहुत कष्ट होगा। तो ये हमको स्थिति के आधार पर देखना होगा। लेकिन जब भी अष्टम, सप्तम और दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह, कोई अशुभ ग्रह विराजमान होते हैं और अगर वह नीच के हैं, अपने शत्रु के घर में हैं, उस स्थिति में उनका फल और भी अनिष्टकारक हो जाता है। किसके लिए? पुरुष की कुंडली में पत्नी के लिए। चलिए आगे एक सूत्र और हम देखेंगे। अब सूत्र है सुख से संबंधित। किसी को पुत्र का सुख और पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, कब ऐसी स्थिति बनेगी? सूत्र को ध्यान से देखिए। धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में विशेष रूप से इस सूत्र को आप देखिए, कोई भी लग्न की कुंडली हो, धनु की हो, मेष, मकर, मेष की हो,
वृषभ लग्न की हो, मिथुन लग्न की हो, 12 राशियों में से कोई भी लग्न है, आपको देखना क्या है मैं आपको बता देता हूं। दूसरे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, जैसे दूसरा भाव यहां पर अगर हम धनु लग्न लेंगे तो दूसरा भाव का स्वामी हो गया शनि, और सप्तम भाव का स्वामी जो यहां पर बुध है, और द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव का स्वामी जो यहां पर मंगल है। यदि वह केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, वह केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, साथ ही गुरु के द्वारा वह देखे जाते हो, गुरु के द्वारा देखे जाते हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पुत्र का सुख, साथ ही साथ पत्नी का सुख भरपूर प्राप्त होता है। उसकी पत्नी सौम्य स्वभाव की रहेगी और उसकी जो पारिवारिक स्थिति है बहुत ही सुखद रहती है। अब देखिए यहां पर जिस प्रकार आप देखिए कि इस स्थिति में यहां पर मंगल रुचक नामक योग बना रहे हैं, और यहां पर देखिए शनि विराजमान है गुरु के घर में, गुरु विराजमान है त्रिकोण में, किसके घर में, सूर्य के घर में। और यहां अगर हम देखें जो बुध हैं वह उच्च के हो जाते हैं, यहां पर उच्च के हो जाते हैं बुध, और ये जो बुध उच्च के हो गए यहां पर, और ये आप देखिए कि भद्र नामक योग भी ये बनाते हैं, बुध यहां पर उच्च के होकर भद्र नामक योग भी बनाते हैं। और आप देखिए कि जो शनि है लग्न में हो गए। अब गुरु किस किस को देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से गुरु ने देखा लग्न में बैठे शनि को जो उनके घर में विराजमान है। 6 7 8 9, और 9वीं जो दृष्टि है उन्होंने उस 9वीं दृष्टि से देखा किसको, मंगल को। तो यहां पर बुध खुद अच्छे हैं तो अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में भी जिस व्यक्ति के ये योग है वह परिवार का अच्छा सुख प्राप्त करेगा, अच्छी संतान होगी, अच्छे जो उसके पुत्र होंगे अच्छे होंगे, इस प्रकार से वह बहुत ही सुखदायक स्थिति होती है। अब यहां पर ऐसा नहीं है मंगल को मैंने यहां विराजमान किया है, आप मंगल को ऐसे स्थान पर विराजमान कर दीजिए कि जो गुरु के द्वारा देखे जाते हो और केंद्र अथवा त्रिकोण में होने चाहिए। तो शनि के साथ भी आप इनको ला सकते हो, लेकिन शनि के साथ जब मंगल होते हैं तो जो कुछ देते हैं अचानक से मिलता है, दुर्घटना होंगी अचानक से होंगी, दुर्घटना हो या कुछ भी हो वहां अचानक से स्थिति बनती है। तो यहां पर मैंने इसलिए नहीं रखा यहां पर। अब आगे एक बात और देखिए कि यही मैं इसी पर आपको समझा देता हूं कि जो सप्तमेश हैं, यहां इस कुंडली में सप्तमेश कौन है, बुध हैं। बुध यहां पर सप्तमेश हैं, और सप्तमेश से दूसरा 7वां और 11वें स्थान पर सौम्य ग्रह हो। सौम्य ग्रह कौन से हो सकते हैं, जैसे बुध हो सकते हैं सौम्य ग्रह। अब ये इसमें तो बुध हो गए, लेकिन कोई भी लग्न की कुंडली है तो वहां पर मैं सौम्य ग्रह आपको बताता हूं। चंद्रमा हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं, बुध हो सकते हैं, तो ये सौम्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अगर ये फिर से बता देता हूं कहां से, कि जो सप्तमेश यहां बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो, जैसे यहां सप्तमेश बैठे हैं और यहां से सप्तमेश बैठे हैं, यहां से दूसरा घर ये हो गया। अगर यहां पर कौन बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो सौम्य ग्रह हो गए। दूसरे पर शुक्र बैठे 7वें या 11वें पर, 7वें पर और 11वें पर, तो 11वां भाव ये हो गया। अब 7वां भाव कौन सा हो गया, यहां पर हम चलो चंद्रमा को विराजित कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर मानकर चलिए गुरु विराजमान हो गए 7वें पर। तो जब भी ये स्थिति बनेगी तो वहां पर भी उस व्यक्ति को बहुत ही पुत्र का सुख, पत्नी का सुख अच्छा प्राप्त होता है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। अब देखिए एक सूत्र है, मकर लग्न की कुंडली, मकर लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और शनि विराजमान हो। अब यहां पर जो शनि हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, लग्नेश हो जाएंगे। शनि कौन हो जाएंगे, लग्नेश हो जाएंगे। और मंगल सप्तम भाव में वैसे मांगलिक योग बनाते हैं, लेकिन शनि के साथ विराजमान है, तो यहां इसका योग जो होगा वह कट जाएगा, आंशिक मांगलिक आप यहां कहोगे। अब यहां पर सूत्र यह है कि मंगल और शनि
जब सप्तम में विराजमान हो जाएं और सप्तम में जो राशि हो वह कर्क राशि हो, अर्थात मकर लग्न की कुंडली हो, तो लग्नेश जो शनि है वो सप्तम में आ गए। ऐसी स्थिति में वह उस व्यक्ति की जो जिस व्यक्ति की ये स्थिति है उस व्यक्ति की कुंडली में जब ये स्थिति बनेगी तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी बहुत सुंदर होगी और चरित्रवान होगी, सुंदर भी होगी और चरित्रवान भी उस व्यक्ति की जो पत्नी है वह होगी। आगे देखते हैं, एक विशेष जानकारी और मैं आपको यहां पर दूंगा जो बहुत ही ज्यादा रोचक है। यहां पर जो शुक्र और चंद्रमा है, जो शुक्र और चंद्रमा है, ये यदि जहां पर भी विराजमान है वहां से सप्तम में शनि एवं मंगल विराजमान हो तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को पत्नीहीन वह बनाते हैं। पत्नीहीन, स्त्रीहीन, कहीं ना कहीं स्त्रीहीनता उसमें आएगी। जैसे कि शनि यहां पर हमने कर दिए, साथ ही साथ यहां पर मंगल भी हैं और शुक्र और चंद्रमा इनको देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे से सप्तम है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति की कुंडली में जब भी स्थिति बनेगी तो उसमें स्त्रीहीनता के लक्षण दिखेंगे, मतलब उसमें उसको स्त्री प्राप्त नहीं होगी, उसको पत्नी प्राप्त नहीं होगी, या फिर होगी तो कुछ अल्प समय के लिए। वो देखा जाएगा कितने बलवान हैं कौन से ग्रह, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है, इन सब बातों को भी देखा जाएगा। आगे देखिए कि यदि सप्तम में कोई नपुंसक ग्रह हो और 11वें घर में 2 ग्रह हों, विशेष रूप से ध्यान दीजिए यहां पर, इसको आप कुछ क्षण के लिए भूल जाइए। यदि सप्तम में, यदि जो सप्तम है उसमें कोई नपुंसक ग्रह है सप्तम में, जैसे कि हम बुध को यहां ले लेते हैं, बुध है सप्तम में, एक नपुंसक ग्रह में आते हैं, और जो 11वां घर है उसमें 2 ग्रह बैठे हो, तो 11वें घर में हम यहां पर ले जाते हैं मंगल को और सूर्य को। कोई 2 ग्रह बैठे हों 11वें घर में, तो वहां पर ऐसी स्थिति जब बनेगी तो उस व्यक्ति को 2 स्त्रियों का सुख प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति बनने पर उस व्यक्ति को 2 स्त्रियों का सुख प्राप्त होगा। और यदि शुक्र और सप्तमेश दोनों इस प्रकार से बैठे हों कि द्वंद्व राशि में है, द्वंद्व अंश में है, तो युद्ध की जो स्थिति होती है आगे हम बताएंगे किसी अन्य वीडियो में कि कब होती है, तो उस स्थिति में है तब भी क्या होगा, तब भी वहां पर उस व्यक्ति को 2 स्त्रियों का सुख प्राप्त होगा। अब उसमें हो सकता है देश काल परिस्थिति के आधार पर, जहां पर बहुविवाह पद्धति चलती हो वहां पर हो सकता है कि विवाह भी हो जाए, लेकिन जहां पर सिर्फ एक ही विवाह होगा तो वहां पर हो सकता है कि दूसरी स्त्री से विवाह ना हो लेकिन वह पत्नी की तरह हो। तो कोई भी स्थिति यहां पर बन सकती है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो सप्तमेश हैं, जो सप्तमेश हैं और जो शुक्र हैं, सप्तमेश और शुक्र, जैसे कि यहां पर मैं एक, इसको नवांश मत मानना, मैं इसको एक कर्क लग्न की कुंडली बना लेता हूं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ये कर्क लग्न की कुंडली है। अब यहां देखिए कि जो सप्तमेश हैं वह और शुक्र, ये जितने ग्रहों से युक्त होंगे, सप्तमेश यहां पर कौन हो जाते हैं, शनि हो जाते हैं। और मानकर चलिए शनि के साथ में यहां पर जहां पर भी बैठे, चलो मैं यहीं बैठे हैं, तो इनके साथ में जैसे कि यहां पर बैठ गए चंद्रमा, यहां पर बैठ गए मंगल, कोई भी और ग्रह, राहु बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में उसके बहुत सारे जो महिला मित्र होंगे उस व्यक्ति के, बहुत सारी स्त्रियों से उसके कहीं ना कहीं संबंध होते हैं। और वहीं शुक्र हैं, शुक्र के साथ में बैठ गए, जैसे कि जो शुक्र हैं, शुक्र के साथ में शनि विराजमान हो गए, बुध विराजमान हो गए, ठीक है, गुरु विराजमान हो गए, कोई भी ग्रह जो ज्यादा ग्रह विराजमान होंगे तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की जो स्त्री होती हैं बहुत ही ज्यादा
उससे स्त्रियों का सुख प्राप्त होगा, बहुत सारी स्त्रियों से उसके कहीं ना कहीं संबंध होते हैं। देखिए, यहां तक हमने इसको समझ लिया। अब बात आती है ससुराल पक्ष की। ससुराल पक्ष तो मैंने जो मरण की स्थिति है वह भी आपको बताने का प्रयास किया है, जो दोष हैं वह भी बताने का प्रयास किया। अब जैसे यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ये मेष लग्न की कुंडली 7, ये 8, 8वां घर, 8वां घर उस स्त्री का परिवार होगा, कुटुंब होगा, और 9वां घर उस स्त्री का भाई होगा, बहन होगी, या उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी होगी। अब मानकर चलिए कि अष्टम भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, स्वयं जैसे कि यहां राहु विराजमान हो जाए, राहु विराजमान हो गए अष्टम भाव में, जो कि ससुराल पक्ष को दर्शाएगा। अगर यहां पर स्त्री के कुटुंब में राहु है, अब राहु की कैसी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार की छल कपट से युक्त उस व्यक्ति को ससुराल मिलती है। उस व्यक्ति को ससुराल जो मिलेगी, छल कपट से युक्त ससुराल मिलेगी, कहीं ना कहीं उसके साथ में छल की स्थिति बनेगी। अगर वहां पर मंगल विराजमान है अष्टम में, तो पहली बात तो जिस व्यक्ति के अष्टम में मंगल है वो वहां पर मांगलिक दोष बनाएंगे। दूसरी बात, यहां पर जो उसको ससुराल है, ससुराल से कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आक्रोश में रहेगा, कुछ ना कुछ उसे परेशानी, ऐसी स्थिति बनेगी कि उस व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होगा, या ये मानकर चलिए कि उग्र स्वभाव की ससुराल उस व्यक्ति को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं उस पर आक्रामक रहेगी। ये आप देखते हुए चलिए। मानकर चलिए यहां पर कोई शुभ ग्रह विराजमान है या शुभ ग्रह की राशि है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को जो ससुराल होगी उस व्यक्ति की, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी ससुराल रहती है। अगर यहां पर कोई ग्रह विराजमान नहीं है तो उस स्थिति में भी हम देखेंगे कि जो राशि है वह राशि किस प्रकार की है, तो उस राशि को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की ससुराल का आप जो विश्लेषण है वह विश्लेषण करोगे। यहां पर यह देखा जाएगा कोई ग्रह उच्च की स्थिति में है और वहां पर वह विराजमान है तो कैसा फल देगा, या शुभ ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर अधिक पड़ रही है, जैसे कि अष्टम भाव आपने देखा, अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मानकर चलिए यहां पर हम गुरु को विराजमान कर देते हैं, 1 2 3 4 5, यहां गुरु विराजमान है। अब गुरु की पंचम दृष्टि कहां गई, वह गई अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव की तरफ अगर गुरु की दृष्टि जा रही है तो उस व्यक्ति की जो ससुराल होगी, उस ससुराल में कोई ना कोई किसी बहुत ही कोई ज्ञानी प्रवृत्ति के व्यक्ति उसमें रहेंगे, और जो ज्ञान देने वाले हैं, विद्या से संबंधित रहेंगे, शिक्षक हो सकते हैं ससुराल में। तो ऐसी स्थिति हम अष्टम से देखेंगे कि जो अष्टम भाव की स्थिति है वह किस प्रकार के शुभ ग्रह कितने उस भाव को देख रहे हैं। मानकर चलिए कि यहां चंद्रमा विराजमान है, यहां चंद्रमा विराजमान है 1 2 3 4 5 6 7, अगर वो अष्टम भाव को देख रहे हैं तो उस भाव को चंद्रमा क्या कर रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं, शुभता दे रहे हैं। अगर वो सौम्य चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस जो जातक है उसकी ससुराल बहुत ही अच्छी होगी, और यहां पर आप इन बातों से ससुराल का आकलन कर सकते हो। यदि मानकर चलिए कि किसी व्यक्ति की जो ससुराल पक्ष को देखना है, वहां शनि है, शनि एक तो अगर अष्टम में विराजमान है तो वहां के भाव के कारक हैं। वैसे कारक जिस भाव में विराजमान होता है उस भाव का नाश करता है, लेकिन शनिदेव के साथ में यहां पर यह है कि एक अपवाद के रूप में आप ले सकते हो कि जब शनिदेव अपने भाव अष्टम में बैठेंगे तो वहां पर वैसे परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन उस भाव में जो आयु है उस व्यक्ति की आयु को बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। अगर हमको पत्नी का नाम क्या हो सकता है, राशि क्या होती है, तो इसको देखने के लिए जब मैं आपको सर्वाष्टक
कुंडली जो सर्वाष्टक वर्ग चार्ट है, सर्वाष्टक वर्ग कुंडली है, उनके बारे में समझाऊंगा। तब वहां पर जो चंद्राष्टक होगा, चंद्राष्टक से हम ये समझेंगे कि चंद्राष्टक जिस राशि को सबसे ज्यादा बिंदु देंगे, उस स्थिति में हम ये देखेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु है, जिस राशि को सर्वाधिक उन्होंने बिंदु दिए हैं, वह राशि पत्नी की राशि होती है। तो हाँ, यहां तक आप देख चुके सप्तम में। अब देखिए, स्वरूप देखना हो तो स्वरूप देखने के लिए क्या ध्यान में रखना होगा, सप्तम में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। सप्तम में जो ग्रह बैठे हुए हैं बहुत ही रूपवान है, सुंदर है, सौम्य है, तो वहां पर वह क्या करेंगे, वह पत्नी को सुंदर बना देते हैं। जैसे कि अगर मंगल सप्तम में विराजमान है तो मंगल उस स्त्री का जो कद है थोड़ा कम कर देंगे। वहीं उसको जो आवेशित, उसको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आएगा, वहां आवेश देते हैं, मंगल आवेश देते हैं, उसको उतावला कर देते हैं। वहीं यदि चंद्रमा है तो उस स्त्री को थोड़ा सा गोरा कर देंगे, चंचल बना देंगे। दूसरी बात, अगर सप्तम में किसी के चंद्रमा विराजमान है तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम में चंद्रमा विराजमान है, एक तो वह चंद्रमा देरी से विवाह कराने का कार्य करते हैं, दूसरी एक स्थिति ये होती है कि वह व्यक्ति की जो पत्नी होगी बहुत ही चंचल स्वभाव की होगी। इस कारण से उनके बीच में कभी कभी मतभेद भी हो जाते हैं। जो उस जिस व्यक्ति की कुंडली है वह कभी कभी उस पर शक भी करता है। तो यहां पर सिर्फ चंचल स्वभाव के कारण, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और यहां मन चंचल बना देते हैं। तो यहां पर जैसे बृहस्पति है, तो बृहस्पति अगर किसी के साथ में विराजमान है सप्तम में, तो वहां पर वह क्या करेंगे, सप्तम में अगर किसी शुभ ग्रह के साथ में विराजमान है, जैसे मानकर चलिए चंद्रमा के साथ ही अगर बृहस्पति है, तो वहां पर वह जो कारक भाव का नाश करता है, लेकिन जो चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा उस भाव को शुभता दे देंगे गुरु के साथ विराजमान होकर। तो यहाँ ये बहुत ही विद्वान और बहुत ही श्रेष्ठ पत्नी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर सूर्य है, वैसे सूर्य की स्थिति ये होती है कि सप्तम में सूर्य शुभ नहीं होते, लेकिन उस स्त्री को कैसा बना देंगे, उस स्त्री को स्वाभिमानी बना देते हैं, उस व्यक्ति की पत्नी को स्वाभिमानी बना देते हैं। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो पत्नी है कोई ना कोई सरकारी विभाग से जुड़ी हुई होगी, या उस स्त्री का जो परिवार है सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ होगा। तो यहां पर यह स्थिति भी बनती है कि उनमें दूरी कराने का कार्य सूर्य करते हैं। अगर कुछ विशेष नियम, जैसे कि पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम में आ जाए, और तो भी उस स्त्री की जो आयु है, जो उस व्यक्ति की पत्नी, उसकी आयु का क्षय करेंगे। अगर अष्टम का जो स्वामी है वह किस में आ जाए, वो सप्तम में आ जाए, तब भी यही स्थिति वह करते हैं। तो अगर शुक्र अष्टम में विराजमान हो गए, या अष्टम भाव की जो राशि है उसके अधिपति शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं वह स्त्री के घर में जो ससुराल होगी, कोई ना कोई डॉक्टर या कहीं ना कहीं जो दवाई आदि से रिलेटेड कोई भी काम करता हुआ उसमें रहेगा। कोई श्रृंगार से संबंधित वस्तुओं को बेचने या खरीदने का कार्य करने वाला उस घर से संबंधित होगा। कोई इस तरह की जो शॉप्स होती हैं श्रृंगार से संबंधित, उन सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, ऐसा कार्य करता हुआ रहेगा। वहीं यदि यहां पर सूर्य है तो कोई सरकारी विभाग से संबंधित रहेगा। एक बात और अष्टम के बारे में आपको बता देता हूं। अष्टम का मैं विचार होगा, अभी तो हम कलत्र भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। जब अष्टम भाव पर आएंगे तो उसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक चल रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आपके जो भी विचार हैं इससे संबंधित वहां वह उनको यहाँ पूरी तरह से वो क्लियर हो गए हैं, जो प्रश्न है वो पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। और अब हम लेकर आएंगे स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम भाव का विचार किस प्रकार से किया जाएगा, ये अगली वीडियो में रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके प्रश्नों का समाधान हुआ होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो सातवां भाव है उससे आप कैसे पहचानोगे कि आपकी कुंडली में सप्तम की स्थिति क्या है, और जो
स्थिति है उसके आधार पर आप ये देखोगे, सप्तम भाव की स्थिति के आधार पर देखोगे कि आपको, यदि आप अविवाहित हैं तो आपको किस प्रकार की पत्नी मिलेगी, और जो विवाहित है वह इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बताए नियम है वह उनकी कुंडली में कितने सही और सटीक बैठ रहे हैं। हमें कमेंट दोनों ही स्थिति में करें कि कितने नियम आपकी कुंडली में सही और सटीक बनते हैं, और कितने लोग हैं जिनके अभी विवाह हो चुके हैं और यहां पर नियम सार्थक होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लेकर आएंगे स्त्री जातक के ऊपर कलत्र भाव को, स्त्री जातक का सप्तम भाव अर्थात उसके जीवन साथी का विश्लेषण कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। बहुत ही रोचक विषय होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।